पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सेटिस। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर भी कल शाम को 5 बजे थम जाएगा। अंतिम चरण है और अब चुनाव में 11 नवंबर को वोटिंग होगी। समझ ही रहे वक्त कितना बचा है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी, दोनों गठबंधन और प्रशांत किशोर भी जोर घटाओ गुना भाग में लगे हैं और हम यह कह सकते हैं कि दोनों गठबंधनों में तनाव है और दोनों गठबंधनों में उम्मीद की किरणें भी हैं। दोनों ही गठबंधन देख रहे हैं कि हम बहुत करीब हैं। जिस तरीके से पहले चरण की वोटिंग हुई है, देखिए, महिलाओं का मत स्पष्ट है, लेकिन जेन जी और दूसरी बात, एक बात जो चल पड़ी है कि महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए तो चले गए, 1,31,00,000 या 1.5 करोड़ बाकी महिलाओं के खाते में भी जाएंगे। लेकिन क्या महिलाएं इस कारण कहीं भ्रमित हो रही हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन उन्हें 30,000 रुपए और लेना है? क्या जेन जी 18 साल से 28 साल वाले जो अवसर की तलाश में है, नौकरी की तलाश में है, रोजगार की तलाश में है, वह दूसरे को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं? हमने कल भी बताया था कि जो पहले चरण की वोटिंग का परिणाम जो दोनों गठबंधन आकलन कर रहे हैं, उसमें एनडीए का मानना है 72 सीटें और महागठबंधन का मानना है 66 सीटें। 6 सीटों का अंतर है। तो दूसरे चरण के चुनाव में सीमांचल की सीटें भी हैं। इधर आप देख रहे हैं जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, रोहतास, जमुई, इसके बाद भागलपुर, बांका, ये तमाम सीटें हैं। तो तनाव बना हुआ है और दोनों ही गठबंधन अंतिम प्रहार करने में लगे हैं कि इस अंतिम प्रहार से हम सत्ता के करीब तक पहुंच जाए। मतलब यह कह सकते हैं बिहारी भाषा में कि दोनों गठबंधनों में कंफ्यूजन की स्थिति है। कोई यह नहीं कह रहा अब कि हम 150 जीतने जा रहे हैं, कोई यह नहीं कह रहा कि हम 160 जीतने जा रहे हैं। हाँ, एनडीए वाले जरूर कहते हैं कि हवा का बहाव तेज रहा तो 160 से भी आगे निकल जाएंगे, लेकिन महागठबंधन वाले कह रहे 6 सीटों का अंतर है, आगे सीमांचल है, हम इसे पाट लेंगे। आगे आपकी टिप्पणी अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग लगातार चुनाव के बाद लोगों से बात कर रहे हैं, लगातार मतलब एक एक सीट को लेकर के बात हो रही है। जो जिस तरह का व्यक्ति है, जिस तरह की समझ है, जैसे मुजफ्फरपुर के कई लोगों से हमने बात की, वहां की 11 सीटों का समीकरण समझने के लिए, ऐसी सारण में बात की हमने। वो सारी बातें हैं जिस पर हम लोग आएंगे, एक एक करके बारीकी से बात करेंगे। अभी जो समीकरण है कि 66 सीटें महागठबंधन कह रहे हैं कि हमको आ रही है और एनडीए कह रहा है कि 72 सीटें हमको आ रही हैं। हम मान लेते हैं कि इंडिया ब्लॉक जो कह रहा है, महागठबंधन कह रहा है कि हम इन 121 में से 66 सीट जीत रहे हैं। इस 121 में से ज्ञानेश्वर जी, महागठबंधन के पास ऑलरेडी 62 सीटें हैं। अगर आपकी 4 सीट बढ़ रही है, इसमें सिर्फ 4 सीटें अगर आपकी बढ़ रही हैं, तो जो अगला चरण है, उस चरण में आपके पास सिर्फ 52 सीटें हैं। अगर वो सारी सीट आप 52 की 52 जीत जाते हैं, तब भी कितना पहुंचेंगे आप? तब भी 116 पहुंचेंगे, तब भी बहुमत का आंकड़ा नहीं आ रहा है आपका। अगर आप ही की बात मान लें, इन्हीं की मतलब महागठबंधन की बात मान लें कि आपको अगर आ रही हैं 66 सीटें, 4 सीटें आपकी बढ़ रही हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म आप कर रहे हैं, तो पिछले बार के 62 के मुकाबले आप बढ़ के 66 हो रहे हैं, 4, तो ये आपके बढ़त का एरिया था। ये पिछली बार और इस बार भी आपके मजबूत असर वाले इलाके के में वोटिंग हुई है, जिसमें आपके पास पहले से 62 थी, अब 4 बढ़ रही हैं, आपकी 66 हो रही। जो अगला 122 वाला चरण है, वो मजबूत असर वाला इलाका है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का। उस असर वाले इलाके में ऑलरेडी उनके पास 70 सीटें हैं। उस दूसरे चरण में आपके पास 52 सीटें हैं। अगर दोनों अपना अपना रिटेन भी कर लेते हैं, तब भी इस बार का 55 आपके हिसाब से एनडीए को 55 आ रही हैं और अगली बार का 70 सेकंड, तब भी उनकी 125 हो जा रही है। और आपके हिसाब से अगर अगले चरण की आप पूरी 52 सीटें रिटेन कर लेते हैं, तब भी आप 116 पहुंच रहे हैं। मतलब इस आदर्श स्थिति में, महागठबंधन की बात भी हम मान लें, उस आदर्श स्थिति में भी बहुमत नहीं आ रहा है।
और इसका सिंपल कारण है जो हम आपके साथ बातचीत में भी वोट वाइब्स वाले अमिताभ तिवारी ने बताया, और हमसे भी कल बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बहुत डिटेल इस बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। जो सामाजिक आधार है, वोट का जो फॉर्मूला है, जो समीकरण है, उस समीकरण के आधार पर जिस तरह के उम्मीदवार दिए गए हैं और गठबंधन की जो अभी संरचना है महागठबंधन की, उस संरचना में महागठबंधन के पास इतना स्टेमिना नहीं है, स्टेमिना उन्हीं का शब्द है अमिताभ तिवारी का, इतना स्टेमिना नहीं है कि वो बहुमत का आंकड़ा पार कर सके या 125 पहुंच सके। उस हिसाब से उनका मानना है कि आप एक ऑलमोस्ट पीक पहुंच गए थे पिछली बार, उसमें बहुत होगा तो आप 5-10 सीटें और ऐड कर सकते हैं। अगर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उतना ऐड कर सकते हैं, उससे ज्यादा ऐड करने की, ज्यादा से ज्यादा 10 ऐड कर सकते हैं, 12 ऐड कर सकते हैं, जो आप खुद ही कह रहे हैं कि नहीं हो रही है। अभी पहले चरण में सिर्फ 4 ऐड किया है आपने अपने मजबूत असर वाले इलाके में, जहां ऑलरेडी आपके पास 62 थी। तो जहां पहले से कमजोर है, पिछली बार का जो कमजोर इलाका है, जहां 50 जो सबसे अच्छी स्थिति वाले में आप चुनाव लड़े थे, उस 50 में आपके पास अगर 50 रिटेन करते हैं तब भी बहुमत का आंकड़ा नहीं आएगा। ये सिंपल बात है, मतलब सिंपल गणित है। जो दावा कर रहे हैं महागठबंधन के लोग, हम उसी के आधार पर कहते हैं। अब दूसरी बात है कि ये चुनाव पिछली बार से कैसे डिफरेंट है, कैसे भारतीय जनता पार्टी हवा की बात कर रही है, और इंडिया ब्लॉक के लिए कैसे ये चुनाव पिछले से अलग है। पिछला चुनाव तेजस्वी यादव के नहीं आजमाए गए चेहरे पर चुनाव था। उस समय तक तेजस्वी यादव बहुत आजमाए नहीं गए थे। वो उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी 25-26 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री के तौर पर, और उसके बाद ये माना गया था कि नीतीश कुमार उनके साथ चुनाव लड़े, आरजेडी के साथ चुनाव लड़े, और आरजेडी को छोड़ करके, डिच करके, सत्ता बदल के वो चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो आरजेडी का मोरल हाई था कि हमारे साथ पिछली बार लड़के जीते थे, 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनी थी, और उसके बाद तब 20 के चुनाव में आप गए थे। तेजस्वी यादव को लेकर के एक उत्साह का माहौल था, पहली नौकरी की पहली बहार आई थी उस कार्यकाल में। उसके बाद अगले 5 साल में तेजस्वी यादव भी बहुत एक्सपोज हुए हैं, आरजेडी और पूरा महागठबंधन भी बहुत एक्सपोज हुआ है। एक्सपोज इस नाते में कि उस समय तक तेजस्वी यादव को लेकर के लग रहा था कि ये बिल्कुल डिफरेंट पॉलिटिक्स करेंगे, अलग राजनीति करेंगे, अपने पिता से अलग राजनीति करेंगे, या अपना परिवार और आरजेडी की जो कल्चर है उसे अलग राजनीति करेंगे। लेकिन अगले 5 साल में ये दिखा नहीं। अगले 5 साल में आरजेडी की तरफ से वही राजनीति होती दिखी जो पहले होती थी। एक तो ये कारण है एक्सपोज होने का। तेजस्वी यादव ने तमाम तरह के जो कॉम्प्रोमाइजेज किए वो सब दिखा लोगों के साथ, कि किस तरह के फिर उन्होंने कैंडिडेट सिलेक्शन किया, किस तरह से अलायंस बनाया। एक तो ये बात है। दूसरी बात, जो 20 में अलायंस बना था उसके मुकाबले इस अलायंस में बहुत बदमजगी हो गई पहले दिन से। इतना भरोसा नहीं बन रहा है। उस समय केमिस्ट्री बन गई थी, मुकेश सहनी के चले जाने के बावजूद भी केमिस्ट्री बन गई थी। सिर्फ गणित, आप अभी इस बार तो आप गणित उठा रहे हैं, उस समय केमिस्ट्री भी बनी थी। उस समय सद्भाव के साथ सब लोग चुनाव लड़े थे, और उस सद्भाव के बावजूद जो आपने बेस्ट परफॉर्म किया, उसमें कुछ अतिरिक्त ऐड होता इस बार नहीं दिख रहा है। क्योंकि 5 साल में तेजस्वी यादव के चेहरे पर भी जो 2020 की स्थिति दिखती थी, तेजस्वी यादव जिस उत्साह में दिखते थे, जिस जोश के साथ प्रचार करने जाते थे, जिस तरह पूरा परिवार उनके साथ खड़ा था, उनके भाई उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर के चुनाव लड़ रहे थे, वो तो नहीं दिख रही है। भाई एक तेज प्रताप यादव तो साथ लड़ रहे थे तेजस्वी यादव के साथ, पूरा परिवार उनके साथ था, सब कुछ साथ में थे, सब सारी स्थितियां बहुत अनुकूल थी। इस बार तेज प्रताप ही आप देख लीजिए ना, 2 सीटों से जहां से वो लड़े, वो दोनों सीटें कैसे वो खराब कर रहे हैं, महुआ लीजिए या हसनपुर लीजिए। तो इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जिससे ये चुनाव उतना अच्छा नहीं दिख रहा है आरजेडी के लिए। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि नीतीश कुमार इस बार ड्राइविंग फोर्स है, गाइडिंग लाइट एनडीए के लिए। उनको लेकर के इतनी सकारात्मक धारणा मतदाताओं के बीच में बनी है, इतना इस तरह का उनके बारे में लोगों में पॉजिटिव सोच बनी है कि वो इसके पहले सिर्फ 2010 में दिखाई देती थी। ऐसा गुडविल नीतीश कुमार के लिए इसके पहले 2010 में दिखाई देता था। तो एनडीए के फेवर में पिछली बार एनडीए को लेकर के, अच्छा पिछला ये पहला मौका था जब दोनों बीजेपी जेडीयू झगड़े के बाद साथ में आके चुनाव लड़ रहे थे। लोकसभा चुनाव तो हुआ था, लेकिन विधानसभा का पहला चुनाव था। ये लोग 2010 के बाद पहली बार साथ लड़े थे 2020 में, और आपस में तालमेल इनका नहीं बन पाया था, क्योंकि नीतीश कुमार ने 2015 के जो प्रयोग किए थे, उस प्रयोग के कारण इनके जाति का फॉल्ट लाइन बहुत लंबा चौड़ा हो गया था। इस बार वो फॉल्ट लाइन भी बराबर हो गई है। तो ये कुछ सैद्धांतिक कारण हमको दिखे हैं ज्ञानेश्वर जी, जिनसे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा करके भी महागठबंधन बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच रहा है, और एनडीए के बहुत खराब करने का कोई कारण हमको नहीं दिख रहा है।
तनाव एनडीए निश्चित के। रूप से है, दोनों, बिल्कुल। हाँ, दोनों तरफ बहुत तनाव है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जी। जो फैक्टर पिछली बार चिराग पासवान बने थे, उस तरह का फैक्टर इस बार प्रशांत किशोर हैं, और हम्म। चिराग पासवान से ज्यादा वोट प्रशांत किशोर को आ रहा है। उनके ज्यादा कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं, चिराग पासवान 135 बिल्कुल। 36 सीटों पर ही लड़े थे, और प्रशांत किशोर के 243 लड़ रहे थे, 4 बैठ गए हैं, तब भी 240 239 कैंडिडेट उनके मैदान में है, फील्ड में है, तो हम्म। उनको निश्चित रूप से उनसे ज्यादा वोट आएगा। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने डैमेज किया, उस तरह से माफ करिएगा, चिराग पासवान ने किया, वैसे प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान का बड़ा टारगेटेड था कि वो सिर्फ जेडीयू को डैमेज कर रहे थे। बिल्कुल। बिल्कुल। प्रशांत किशोर का वैसा टारगेटेड नहीं है, वो कहीं जेडीयू को नुकसान कर सकते हैं, कहीं बीजेपी को, कहीं आरजेडी को, कहीं कांग्रेस को, तो सारी हम्म। पार्टियां चिंता में हैं इस बात को लेकर के, प्रशांत किशोर के फैक्टर को लेकर के। इसलिए हम्म। दोनों पक्षों में तनाव बना है, दोनों पक्ष जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर देखें, मतदाताओं के व्यवहार के आधार पर देखें, जो ट्रेडिशन है बिहार का उसके आधार पर देखें, यह भी कहा जा रहा है कि 8% वोट बढ़ गया तो इसका मतलब सत्ता परिवर्तन होता है। हमने देखा कल कांग्रेस के राजीव शुक्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, हमने आरजेडी के नेताओं का बयान सुना, सबने कहा कि वोट परसेंटेज बढ़ गया है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब सत्ता परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं होता है ज्ञानेश्वर जी, अब पिछले 15-20 साल से ये ट्रेंड चेंज हो गया है। जी। प्रो इनकम्बेंसी में भी बहुत ज्यादा वोट बढ़ रहे हैं, और आपको ध्यान होगा कि 2010 में 6.5% वोट बढ़ गया था, 46% वोटिंग से, 2005 के 46% वोटिंग से 2010 में 52% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, और लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी एनडीए की। वो प्रो इनकम्बेंसी का वोट था, नीतीश कुमार के ही चेहरे पर उस समय भी प्रो इनकम्बेंसी हुई थी, और 6-6.5% वोट बढ़ने के बाद 50-60 सीटें बढ़ गई थी, 50 सीटें बढ़ गई थी एनडीए की। तो ये जरूरी नहीं, और दूसरे कई स्टेट में हम लोगों ने देखा है कि वोट बढ़ा, जैसे अरविंद केजरीवाल का हम लोगों ने देखा, वोट बढ़ा, लगातार वोट बढ़े, और वो लगातार चुनाव जीते, ज्यादा अंतर से चुनाव जीते। फिर हमने अभी गुजरात में देखी, गुजरात में कैसे भारतीय जनता पार्टी का हमने चुनाव जीता, और उसके बाद मतलब वोट बढ़े और चुनाव का मतलब लैंडस्लाइड हो गई विक्ट्री। एक ये भी एक तुलना हमने ये भी सुनी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के मुंह से, उसने कहा कि आप देखिए, ये गुजरात का 2022 का जो चुनाव था उस तरह का चुनाव होगा बिहार का। हमने पूछा कैसे कैसे होगा, तो उनका कहना था कि 2017 में इस तरह का हम लोग को झटका लगा था गुजरात में, मतलब नरेंद्र मोदी को झटका लगा था, एक बड़ा झटका था नरेंद्र मोदी का, कि वो प्रधानमंत्री बन के दिल्ली आ गए थे और गुजरात हाथ से निकलते निकलते बचा था। मतलब गुजरात में 182 में 100 सीटें नहीं पूरी हुई थी बीजेपी की, बीजेपी 99 सीट पर रुक गई थी, और कांग्रेस 80 का आंकड़ा पार कर गई थी। एक समय तो लग रहा था कि कांग्रेस सरकार बना लेगी वहां, लेकिन वो हारते हारते बचे थे, और बड़ी मुश्किल से सरकार बीजेपी की बनी थी। और उससे सबक लेकर के जो प्रयोग हुए 5 साल, जिस तरह की योजनाएं घोषित की गई, जिस तरह का मैनेजमेंट हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि 2022 के चुनाव में 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को आया, और 156 सीट जीती बीजेपी। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं बन सकी। तो उनका कहना था कि इस तरह का प्रबंधन बिहार में हुआ है, जो झटका 2020 में लगा था, उस झटके से सबक लेकर के जेडीयू बीजेपी ने दोनों ने ऐसे प्रबंधन किए हैं, इस तरह के उपाय किए गए हैं बूथ के स्तर पर, इस तरह के उपाय किए हैं कैंडिडेट के सिलेक्शंस में और मैनेजमेंट में, कि हम लोग बहुत चमत्कारिक नतीजे ले आएंगे। तो खैर, इस तरह के दावे दूसरी तरफ से भी होंगे, उसमें कोई हमको नहीं है, लेकिन सिर्फ वोट का आंकड़ा बढ़ गया ये बदलाव का संकेत नहीं है। प्रशांत किशोर एक फैक्टर है, वोट काट रहे हैं, ये भी किसी एक के हार जाने या जीत जाने का पैमाना नहीं हो सकता है। वो उसके कई दूसरे फैक्टर होते हैं। हम बार बार कहते हैं कि ये कैलकुलस है, मैथ्स का, ये अर्थमेटिक नहीं है कि आप सिर्फ अंक गणित जोड़ करके नतीजा निकालने से। बहुत वेरिएबल्स है, बहुत सारे हिडन फैक्टर्स हैं जिनकी जो नतीजों को प्रभावित करेंगे, और वो हिडन फैक्टर कहीं ओवैसी हो रहे हैं, कहीं प्रशांत किशोर हो रहे हैं, कहीं बहुजन समाज पार्टी हो रही है, कहीं निर्दलीय हो रहे हैं। तो ये इसमें जो बेटर प्रबंधन करके चुनाव लड़ रही है पार्टी, उसके लिए बेहतर अवसर हैं, और बेहतर प्रबंधन के साथ एनडीए ही चुनाव लड़ती हुई हमको दिख रही है। जी, तो एनडीए चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ी। देखिए, आपने कहा कि वोट बैंक के अमरनाथ तिवारी से आपकी लंबी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, और बिहार के चुनाव को सबसे खास तौर पर अमिताभ तिवारी से, माफ कीजिए, अमिताभ तिवारी से, मैं बार बार अमरनाथ तिवारी बोल देता हूँ उन्हें। वो हिंदू अखबार के, वो आपके पटना में है। हाँ, पटना में। तो अमिताभ तिवारी से देखिए, सबसे बड़ा सैंपल साइज, जो हमने शुरुआत में बात कही कि जो महागठबंधन की उम्मीदें या जो वोट का विभाजन जेन जी में दिखाई पड़ रहा है, क्या जेन जी का डिवीजन इतना बड़ा हो गया है कि एनडीए को सतर्क हो जाना चाहिए और महागठबंधन को ज्यादा उम्मीद पाल लेना चाहिए? क्या समझा है अमिताभ तिवारी ने? देखिए, वो उनसे इस बारे में बात हुई, वो तो चूंकि वो बता नहीं सकते थे बहुत ज्यादा, चूंकि गति से कैसी है, किसी न किसी के लिए वो भी काम कर रहे हैं, तो कैसे डाटा डिस्क्लोज करेंगे।
लेकिन जो हमारा अंदाजा है ज्ञानेश्वर जी, जैन जी को लेकर के जो नौजवानों का मामला है, इतने पर वो भी सहमत थे इस बात पर कि जो जातियों का आधार है, रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स में जाति का जो आधार है वो टूटा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं टूटा है, वो बहुत कम टूटा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिहार में, जिसको समझने की जरूरत है। उस रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स में हर कास्ट का आदमी ये चाह रहा है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़े, हमारा विधायक ज्यादा संख्या में हो। और जब ये सोच करके कोई आदमी वोट करेगा तो उसमें तो ज्यादा डाइवर्सिफाइड कास्ट का इक्वेशन तो एनडीए में ही दिख रहा है, ज्यादा जातियों के लोग एनडीए में चुनाव लड़ रहे हैं। जब एक ही बार आरजेडी ने 52 सीटें एक ही जाति के उम्मीदवार को दे दी है, तो डाइवर्सिफाई, वहां डाइवर्सिटी आप देख नहीं सकते हैं जी। मुस्लिम और यादव मिला दें तो एनडीए के अपने लगभग 70 उम्मीदवार है सिर्फ दो कम्युनिटी के। 30% जिसकी आबादी है, 32%, उसके आपने 70 उम्मीदवार दिए हैं, तो आप अपनी सीटें आरजेडी ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर सकती थी। और दूसरी एक बात जो हमको एक दूसरे सज्जन बता रहे थे, वो समाजशास्त्री हैं और वो घूम रहे थे बिहार में, उनका कहना था, समाजशास्त्र के नजरिए से वो अध्ययन कर रहे थे, उनका कहना था कि ये जो जेन जी को, जिसको हम लोग बड़ा आइडियल सेंस में देख रहे हैं, वो तो सर्वाधिक कास्टिस्ट है, वो घनघोर कास्टिस्ट है। मतलब उसके अंदर कास्ट की भावना ऐसी भरी हुई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पुराने लोग तो फिर भी कुछ मतलब एकोमोडेट करने को तैयार है दूसरे लोगों को, नौजवानों में तो ज्यादा ही रिजिडिटी है कास्ट को लेकर के, और कम्युनिटी को लेकर के भी बड़ी रिजिडिटी है। और वो उनका कहना था कि जो नौजवान मोदी की ताकत बने थे 2014 में, उसमें जरूर क्षरण हुआ है, लेकिन बहुत कमी नहीं आई है। नौजवानों में नरेंद्र मोदी की बड़ी अपील अभी भी कायम है। अभी भी उनके इशारे पर, उनकी बातों को दोहराने वाले, कहने वाले, ये मानने वाले कि उनकी वजह से हिंदू का गौरव बढ़ा है, देश का गौरव बढ़ा है, ये मानने वाले नौजवान बहुत हैं। तो जो नौजवानों का जो डिवीजन है, जो वोट का जो हम अनुपात मानेंगे कि किस अनुपात में किसको गया, तो वो मोटे तौर पर कास्ट कम्युनिटी के आधार पर भी डिवाइड हुआ है। एक सर्टेन परसेंटेज जो हर उसमें जो ग्रुप बनाएंगे, जो आप ग्रुप्स, जो समूह बनाएंगे समाज के, जाति और या उम्र के आधार पर या जेंडर के आधार पर, तो हर समूह में 10% 15% लोग होते हैं इस तरह के आदर्शवादी लोग होते हैं, जो आइडियलिस्टिक लोग होते हैं, जो जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, विकास की बात करते हैं, जो जिन्होंने सबसे ज्यादा ताकत दी थी शुरुआत में प्रशांत किशोर को। तो उनका वोट जरूर है कि बदलाव के लिए वो वोट मान लीजिए करना चाह रहे हैं। उनकी पहली पसंद प्रशांत किशोर की पार्टी है। अगर प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार को लेकर के उनको संदेह रहा, तो उनको लगा कि नौजवान तेजस्वी यादव भी हैं, वो भी बदलाव की ही बात करते हैं, तो हम उनके साथ चलते हैं। तो ये वही 10-15% क्लास है जो आइडियल है, जो आइडियलिस्ट है, जो एक आदर्शवादी है, जो आकांक्षी युवा है। और प्रशांत किशोर दो कैटेगरी की बात बार बार कह रहे हैं कि एक तो जो नौजवान, और दूसरा माइग्रेंट्स की बात कर रहे हैं, जो बाहर से आए हुए जो माइग्रेंट्स हैं, प्रवासी हैं। उनको लग रहा है कि वो प्रवासी उनको वोट करेगा। आप जो प्रवासी लौटे हैं, आप उनकी अगर सोशल प्रोफाइलिंग कराइए तो आप देखिए क्या बचा हुआ है उन प्रवासियों में। हमारी बात हो रही थी, आपके भी जानने वाले हैं प्रोफेसर चंद्रचूड़ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, उनके साथ हम लोग और 4 लोग और हम लोग एक साथ थे। वहां ये बात निकल के आई कि जो पुरुष थे वो तो लौट आए काम पर, लेकिन महिलाएं नहीं लौटी हैं बिहार से। अच्छा। हाँ, महिलाएं नहीं लौटी हैं। उनका कहना था कि घरों में काम करने जो महिलाएं आती हैं, सोसाइटीज में जो महिलाएं आती हैं, वो नहीं लौटी हैं। और दूसरे सज्जन जो थे, जिनका कहना था कि हमारे जो सोसाइटी का जो ठेकेदार है, उसके सारे मजदूर लौट आए हैं। मतलब पुरुष लौट आए हैं, मैक्सिमम पुरुष लौट आए हैं, क्योंकि जो प्राइमरी जो काम करने वाला व्यक्ति है, वो अगर दोनों काम कर रहे हैं, तो महिला मान लीजिए सेकेंडरी वेज वर्कर है और प्राइमरी मेल है, तो दोनों जोखिम नहीं ले सकते। और प्राइमरी जो आदमी कमाने वाला है, वो तो रिस्क नहीं ले सकता है, तो वो लौट आया है काम पर। महिलाएं रुक गई हैं। तो महिलाओं के रुकने के कारण एक तो ये था कि उनको नीतीश कुमार के 10,000 वाला वो चुकता कर रहा था, शुक्राना उनको उसका देना था नीतीश कुमार को। और दूसरी एक बात, पता नहीं कहां से ये अफवाह फैली, जैसे कल भी हम लोग एक अफवाह की बात कर रहे थे, जो आपने कही कि उसी तरह से एक अफवाह ये फैली, जैसे आप कह रहे थे ना कल की एक अफवाह फैली है कि वोट नहीं डालोगे तो नागरिकता। ये अफवाह कहीं ना कहीं फैली कि अगर वोट नहीं डालोगे तो तुम्हारा 10,000 रुपया वापस चला जाएगा, सरकार के पास तुम्हारा सारा आंकड़ा है,
तुम्हारा वोट हम्म। नहीं गिरेगा तो 10,000 रुपया वापस चला जाएगा। तो इस हम्म। चिंता में भी बहुत सारी महिलाएं वहां रुकी और बहुत सारी हम्म। महिलाएं शुक्राना अदा करने के लिए रुकी। तो महिलाएं जो प्रवासियों का आप प्रोफाइलिंग कराएंगे तो देखेंगे कि हम्म। महिलाएं ज्यादा रुकी हैं, पुरुष लौट गए हैं। एक तो ये बात है। दूसरी, उस सोशल प्रोफाइलिंग से जो दूसरी बात निकल रही है वो ये है कि जो जो मध्यवर्ग है दिल्ली का, जिसके बारे में हम प्रवासी जिसको हम मान रहे हैं बेंगलोर का या दिल्ली का, वो मैक्सिमम लौट गया वापस। हम्म। और जी। या फिर गया ही नहीं था, दिल्ली से, बॉम्बे से, बेंगलुरु से गया ही नहीं था बिहार, क्योंकि उनकी हम्म। सोसाइटी के स्विमिंग पूल में छठ हो रहा है या उन्होंने बढ़िया से छठ का आयोजन कहीं ना कहीं वो लोग कर रखे हैं, वो नहीं जा रहे हैं छोड़ करके, तो हम्म। वो यहीं रह गए हैं। जो गए हैं यहाँ से वो मेनली लोअर मिडिल क्लास या निम्न वर्ग के जो लोग झुग्गियों में वाले हैं वो गए हैं, जो बेसिकली इंडिया ब्लॉक के वोटर होते हैं, आरजेडी या कांग्रेस के। दिल्ली में भी वो लोग कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, तो उनके वोट में से बहुत ज्यादा वोट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं प्रशांत किशोर भी, क्योंकि उसकी सोशल प्रोफाइलिंग भी ऐसी है, इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग भी ऐसी है कि वो वोट उन दोनों के बीच में बटेगा। तो उस वोट को लेकर के आपसे पहले भी बात हुई है, आपने भी इस बात को देखा ही था कि कैसे बीजेपी ने अपने लोगों को ले आने का प्लान अंत में कैंसिल कर दिया था। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत और स्नेह मिलन जो हो रहा था, उनको लगा कि तो प्रशांत किशोर की बातें कर रहे हैं। तो वो जो प्रवासी लौटे हैं उसकी उनकी जो सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग है उसमें महिलाएं रुकी हैं जिनका रुझान एनडीए की तरफ है। जो बाकी लोग रुके हैं उसमें से इंडिया ब्लॉक और प्रशांत किशोर दोनों को वोट जाएगा। नौजवानों का हमने बताया कि उनका रुझान एक धार्मिक जातीय आधार पर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। नीतीश कुमार के साथ भले वो लोग उस तरह से अपने को अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ वो लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स के साथ करते हैं, और दूसरा कास्ट के साथ वो लोग जाते हैं। ज्यादा उनके जाने की संभावना दोनों समूहों में से, चाहे बुजुर्ग हो या युवा हो, 10 से 15% का आइडियलिस्ट लोगों का एक ग्रुप है जो वोट करेगा प्रशांत किशोर को भी और बदलाव के लिए तेजस्वी यादव को भी करेगा। इससे ज्यादा कास्ट का बैरियर टूटता हुआ हमको नहीं दिख रहा है, इस पूरे चुनाव में नहीं दिख रहा है। इस पूरे चुनाव में अजीत जी 10 से 15% यह भी एक बड़ा वर्ग है। और देखिए अब एक महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, यदि 10 से 15% का प्रभाव भी दिखा नतीजे में या बदलाव में, तो देखिए जेन जी की बात हो गई और जेन जी का इफेक्ट दिख गया। और यह आखिरी चुनाव है नीतीश कुमार का, और यह आखिरी चुनाव लालू यादव की मुख्य भूमिका का भी है। लालू यादव प्रमुख भूमिका में ही है, लेकिन किसको टिकट दिया जा रहा है किसको नहीं दिया जा रहा है इसकी जानकारी तो रखते हैं। और यदि तेजस्वी यादव इस बार चुक जाते हैं, नीतीश कुमार तो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या आपको लगता है कि जो भी अगला चुनाव होगा प्रशांत किशोर यदि बने रहे तब तो ठीक है, संभावनाएं रहेंगी। अगले चुनाव में हमने कहा 10 से 15% जेन जी यदि इसकी छाप दिखाई पड़ी, तो अगले चुनाव में क्या 2005 के पहले बिहार में क्या हाल था जी? 2005 के पहले कुछ नहीं था जी। 2005 के पहले जंगल राज था जी। क्या 2005 के पहले वाला मुद्दा गौन हो जाएगा? जैसे 1990 के पहले क्या था इसकी बातें नहीं होती है प्रमुखता से। तो नीतीश कुमार भी नहीं और लालू यादव भी नहीं, तेजस्वी यादव भी चुक गए, प्रशांत किशोर बने रहेंगे तो संभावनाएं हैं। तो क्या अगला चुनाव हम लोग इस शोर के बिना लड़ेंगे या चलेंगे कि 2005 के पहले क्या था इसकी बात नहीं होगी, 2005 के बाद क्या और आगे क्या इस पर चर्चा होगी? नहीं, ये तो नहीं खत्म होगा ज्ञानेश्वर जी। मतलब हम लोग तो अपनी आंखों के सामने तो नहीं देखेंगे कि चूंकि इसको एक पल्स हमने फील किया था। एक आदमी अच्छे इन्फ्लुएंसर, उन्होंने माइक लगाया एक व्यक्ति के मुंह में और उससे कहा, अच्छे इन्फ्लुएंसर बड़े बिहार के और अच्छे कमिटमेंट वाले सोशल और वो पॉलिटिकल जानकारी रखने वाले व्यक्ति ने, कि भाई कब तक ये 2005 के पहले का और जंगल राज की बात आप करते रहेंगे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक करते रहेंगे। वो व्यक्ति अपने 40-50s में था, मिड 40 या 50s, अर्ली 50s का, 50-55 साल का हो सकता है व्यक्ति, 50 साल का हो। उसने कहा कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कहते रहेंगे, हमने देखा है वो, और हम उसको कहते रहेंगे और हम अपनी अगली पीढ़ियों को भी बता करके जाएंगे। हम अपनी अगली पीढ़ियों को भी बताएंगे कि उसके पहले क्या होता था, उस समय क्या होता था। तो इसका मतलब है कि वो खत्म नहीं होने जा रहा है। अगर नीतीश कुमार नहीं रहते हैं, नीतीश कुमार हट जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो रहेगी। भारतीय जनता पार्टी तो एक बड़ी फोर्स के तौर पर रहेगी। तो जब प्रधानमंत्री इस बार का चुनाव उसी जंगल राज के नाम पर लड़ रहे हैं और चले गए, 6 तक चले गए उस गाने पर, वायरल गाने पर, रील्स भी
हाँ वही उस गाने पर भी उन्होंने कहा कि वो कल बताया ही गाना वो भी। जी। तो वो जंगल राज पर जब लड़ रहे हैं और अगली बार फिर लालू परिवार से ही, तेजस्वी यादव से ही मुकाबला है, तो जंगल राज तो बताया जाएगा। भाई आप ज्ञानेश्वर जी, सिंपल आप ही के साथ बातचीत करते हुए हमने कहा, और हमको फिर बाद में कई लोगों ने इस बात के लिए टोका, कई चर्चा हुई हमारी, हमने आप ही के साथ प्रोग्राम में कहा कि आज आप क्या लगता है कि ये तो 20 साल की बात है, मनुस्मृति कब का बिल्कुल। ग्रंथ है? मनुस्मृति कब का जी। ग्रंथ है? 1500 साल पहले की बात पर आज लड़ाई लड़ते हैं लालू यादव के लोग। 1500 साल पहले की एक किताब पर, जो हमारे घर में नहीं है, हो सकता है हमारे घर में तो है, लेकिन वो एक किताबों की लिस्ट में रखी हुई, कोई धर्म ग्रंथ के रूप में हमारे पूजा की जगह पर नहीं रखी गई है। हम लोग के पास होगी तो हम लोग उसको पढ़ करके एक राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक नजरिए से उसको देखने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन वो कभी भी हमने नहीं देखा कि इस देश में, इस समाज में कोई घर, कोई ब्राह्मण का घर हो या किसी पिछड़े का ही, वो मनुस्मृति के हिसाब से काम कर रहा। उसके लिए पूजनीय ग्रंथ रामायण महाभारत है, रामायण है, उसकी पूजा करता है, रामचरितमानस की पूजा करता है। तो इसके बावजूद उस मनुस्मृति पर आज तक चुनाव लड़े जाते हैं, आज तक राजनीति की जाती है। मायावती उसी मनुस्मृति पर राजनीति करती है, लालू यादव उसी की पार्टी उसी मनुस्मृति पर राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी उसी मनुस्मृति पर, कम्युनिस्ट पार्टी, राहुल गांधी उसी मनुस्मृति पर आज राजनीति कर रहे हैं। तो आप 1500 साल पहले के हमारे पूर्वजों के लिखे ग्रंथ को लेकर के, हमारे पूर्वज मतलब अजीत द्विवेदी के पूर्वज नहीं, इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ आदमी के पूर्वजों के लिखे हुए उस ग्रंथ को आप गाली देकर के आज चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 20 साल पहले की बात नहीं बताए कोई आदमी। तो ये जो 20 साल पहले की बात है, ये बताई जाती रहेगी ज्ञानेश्वर जी, और उसके बगैर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा जब तक तेजस्वी यादव लड़ते रहेंगे, चाहे तेजस्वी यादव की उम्र 60 साल क्यों ना हो जाए, वो तो रहेगा। अब उसमें फैक्टर जो आप पूछ रहे हैं कि ये जो आइडियलिस्ट युवा है, यूथ है, इसका मोह भंग अगर होता है, इस बार भी अगर वो एफर्ट एक लेता है और उस एफर्ट के बाद अगर जाकर के उसको नहीं मिलती है सत्ता, अपने मन माफिक नतीजे नहीं ला पाता है, तो फिर वो क्या करेगा? उसकी उम्मीद, उसके बाद उसकी उम्मीद तेजस्वी यादव से ज्यादा उसकी उम्मीद प्रशांत किशोर रह जाएंगे। अगर प्रशांत किशोर रहते हैं, बिहार की राजनीति में टिकते हैं, जैसा हमको लगता है कि टिकना चाहिए है, बार बार उनके पास सारे आंकड़े हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार 5 सीट से बढ़ करके और एक समय 116 सीट पर पहुंचे थे। अगर वो टिकते हैं, रहते हैं, तो वो फोर्स बन जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली चीजें बिहार में जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, बहुत तेजी से तो बदलाव होना नहीं है। आबादी का अनुपात, जिस आबादी के अनुपात में विकास की रफ्तार स्लो ही, धीमी ही रहनी है, उसमें प्रशांत किशोर के लिए अवसर बन सकता है। और तेजस्वी यादव की जो सीमा है ना, वो सीमा टूट नहीं रही है, वो सीमा तोड़ने के लिए कुछ कर नहीं रहे जी। आपने अल्टीमेटली, आपके पास नरेंद्र मोदी अति पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन उनको 1 मिनट का समय नहीं लगा प्रशांत किशोर, जिनको आप पांडे कहते हैं, उनको अपना एडवाइजर बनाने में, पीके मिश्रा को एडवाइजर बनाने में उनको 1 मिनट का समय नहीं लगा, नीतीश कुमार को, संजय झा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने और इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने, भरोसा करके ये जिम्मेदारी देने कि आप हमारे बिहार में सीटों का बंटवारा कर लीजिए, और उन्होंने ऐसा बंटवारा किया सीटों का कि आज हर आदमी जय जयकार कर रहा है। तो ये तो नीतीश कुमार ने भरोसा किया संजय झा के ऊपर, तभी तो हुआ। आपको तेजस्वी यादव को किसके ऊपर भरोसा है संजय यादव के अलावा? आपने मनोज झा पर भरोसा नहीं है, जिनको आपने दूसरी बार राज्यसभा भेजा है, जो आपके यहाँ एकमात्र सेंसिबल आदमी है, आपके पास कोई उनके ऊपर भरोसा नहीं था। तो आप अपनी सीमा खुद ही नहीं तोड़ना चाह रहे हैं, आपकी सीमा नहीं तोड़िएगा। आप अगर लोग नहीं जोड़िएगा नए, तो 32% पर रहिएगा, उतने पर आप मजबूत रहिएगा, उतने पर उस वोट से आपकी हैसियत, कभी एक समय ऐसा भी हो सकता है कि आप 22 एमएलए की हैसियत में ही रहे, जैसा 2010 में थे। बिल्कुल, तो वो कैसे बनेगी हैसियत? आप जब तक आप कहते हैं, खाली बात करते हैं A to Z की, भाई अभिषेक मिश्रा को रखा था, ये बातें भी कही जाने लगी है। देखिए, यह बातें कही जाने लगी है कि यदि इस बार सत्ता में नहीं आए तेजस्वी यादव, तो नेता प्रतिपक्ष तो होंगे, लेकिन 2030 में नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे, इस पर भी संशय खड़ा हो जाएगा। भाई बड़ा संशय होगा ना, फिर लोग जब आप नहीं हरा पाएंगे, तो जो आबादी आप पर यकीन कर रही है, आप पर यकीन कर रही है बीजेपी को हराने के लिए, और बार बार आप उस कसौटी पर फेल होंगे, तो वो तो दूसरा चुनेगा ना, वो दूसरा देखेगा हराने के लिए, दूसरी फोर्स को चुनेगा, वो दूसरी फोर्स को चुन लेगा। और फिर परिवार में भी जिस तरह से जिद करके इस बार तेजस्वी यादव ने टिकटें बांटी, कहा कि परिवार से सिर्फ अकेले हम लड़ेंगे, परिवार का कोई दूसरा सदस्य नहीं लड़ेगा, परिवार के किसी दूसरे सदस्य की कोई चलती नहीं रहेगी, सिर्फ हम सब संभालेंगे। तो परिवार में भी स्थिति बहुत, परिवार के भी झगड़े बढ़ेंगे, ऐसा नहीं परिवार का झगड़ा नहीं बढ़ेगा, परिवार के अंदर भी झगड़ा बढ़ेगा, और पार्टी के अंदर भी बढ़ेगा, लीडरशिप पर सवाल होगी कि भाई आपकी लीडरशिप सप्लीमेंट्री लीडरशिप है ना, भाई नीतीश कुमार की मर्जी का लीडरशिप है, या आपको सबसर्विएंट लीडरशिप है आप इंडिपेंडेंट लीडरशिप नहीं है। तो ये सवाल होगा कि A to Z आपका क्यों नहीं कामयाब हो रहा है, आप क्यों नहीं दूसरी जातियां जोड़ पा रहे हैं, लोकसभा का
में जो कुशवाहा जुड़े, भूमिहार जुड़े, हो सकता है इस बार फ्लुक साबित हो, इस बार नहीं जुड़े। इस बार कुशवाहा का जिस किस्म का पोलराइजेशन हम एनडीए के पक्ष में देख रहे हैं, उसमें कुछ उम्मीदवारों को कुछ जगहों पर छोड़ दें तो उससे ज्यादा नहीं दिख रहा है। तो आपके राजनीतिक क्षमता पर सवाल उठेगा, आपकी पूरी कोटरी पर सवाल उठेगा, परिवार के अंदर आपके ऊपर सवाल उठेंगे, पार्टी के अंदर सवाल उठेंगे। ये तो उनके लिए बड़ी मुश्किल स्थिति हो जाएगी। वैसे भी ट्रांजिशन का चुनाव है, और उधर अगर बीजेपी से कोई नया लीडर आ गया 50 साल की उम्र वाला, 50 साल, 52 साल, 55 साल की उम्र वाला, तो वो भी 15 साल उससे फिर आपको लड़ना होगा। और वो तय मानिए ज्ञानेश्वर जी की वो पिछड़ी जाति का ही होगा, बीजेपी को अपनी जाति का नेता बनाने नहीं जा रही है। तो फिर आपके सामने नए चैलेंजेस आ जाएंगे। तो ये बेस्ट उनके लिए मौका था। इस मौके में अगर अपने किसी गुरूर में वो नहीं उलझे रहते और इस मुगालते में नहीं रहते पहले दिन से कि हम जीत ही जाएंगे, और अलायंस उन्होंने बेहतर ढंग से बनाया होता, परिवार को बेहतर ढंग से उन्होंने साधा होता, उम्मीदवार ठीक ढंग से उन्होंने चुने होते, तो हो सकता था कि इस बार वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर जाते। बहुत अच्छा का मतलब कि बहुमत के आसपास पहुंचने का परफॉर्मेंस हो जाता, क्योंकि उससे बड़ा अभी सामाजिक समीकरण उनका बना नहीं है। तो इसलिए जहां तक हमको लग रहा है, पहले चरण की बातचीत से लोगों से, और जो राजनीति की बड़ी तस्वीर हम ऐसे देख रहे हैं, पारी एक एक सीट पर तो हम लोग चर्चा किए ही थे, एक एक सीट पर देखिएगा तो लड़ाई हर सीट पर दिखाई दे जाएगी, और वो हर बार दिखाई देती है। जिस व्यक्ति को, ज्ञानेश्वर जी, क्या होता है, हम तो राजनीति करके देखे हुए हैं, तो आप जिधर से नेता गुजरता है चुनाव लड़के, जब वो जिस गांव में जाएगा, वो कहेगा कि बम बम है, बम बम, सब वोट आप ही को गिर रहा है। और सब निर्दलीय भी कहता है हम ही जीत रहे हैं, सब निर्दलीय भी कहता है हम जीत रहे हैं। उसको भी लोग कहते हैं कि आप ही को वोट दिए हैं। बिल्कुल। तो जिस गांव में उसको 3 वोट नहीं मिला होगा, वहां भी आदमी कहेगा कि अरे जाइए, आप चिंता काहे करते हैं, सब वोट आप ही को गिरा है। तो फिर उसके आधार पर आदमी आकलन करता है, फिर उस आकलन में ये समझने लगता है कि उस निर्दलीय को इतना वोट मिल रहा है, उस निर्दलीय को उतना वोट मिलता है। निर्दलीय को वोट मिलता है, दूसरे छोटे पार्टियों को वोट मिलता है, लेकिन मोटे तौर पर जब मुकाबला आमने सामने का होता है तो फिर चुनाव बहुत स्पष्ट हो जाता है। तो चलिए, चुनाव बहुत स्पष्ट हो जाता है। कल दूसरे चरण का चुनाव प्रचार का शोर थमेगा और 11 तारीख को वोटिंग होगी। तो बिहार की स्थिति क्या है, कैसे, तो सब कुछ बताएंगे। देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।